औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमर और आपको चैनल पर हम खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी हमारी फ़िज़िक्स की जो वीडियोज़ हैं, फ़िज़िक्स के लेक्चर्स हैं जो अपलोड हो रहे हैं। तो अब हमने इसमें कोशिश की है कि हम बायोलॉजी, इसी तरह मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं वो भी हम लोग अपलोड करें। और इस लेक्चर ये चैनल को हम ऐसा बनाएं कि ये नॉलेज का प्लेटफॉर्म हो जिसमें बच्चे अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। ना सिर्फ हम यहाँ पर कोशिश करें कि आपको टॉपिक्स पढ़ाएं, बल्कि एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे एफएससी के लेक्चर्स हैं वो भी इंशाल्लाह ताला लेक्चर्स में डिस्कस करें ताकि बच्चे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो आपको बायो के लेक्चर में खुशामदीद कहा जाता है। मैं हूँ आपका बायो इंस्ट्रक्टर मोहम्मद उमर और इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के लेक्चर्स मैट्रिक और इंटरमीडिएट के। तो आज मैं पहले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जो कि मैट्रिक क्लास 10th क्लास का पहला चैप्टर नंबर 10। और इसमें आज हम जो पहली चीज़ देखेंगे वो है इंट्रोडक्शन। तो आज हमारी जो बहस है वो इंट्रोडक्शन के ऊपर चलेगी। तो आप लोग लेक्चर में बैठिएगा, कंप्लीट लेक्चर सुनिएगा ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिक क्लियर हों, जो कि आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंशाल्लाह ताला ये कॉन्सेप्ट्स आपके आगे जाके भी काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। बात शुरू होगी जी हमारी चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज की। तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का मतलब है बेटा गैसों का तबादला। अब वो गैसों का तबादला से क्या मुराद है ये हमने डिस्कस करना है, और वो कौन सी गैसेस हैं जिनको हमने यहाँ पर एक्सचेंज करना है, और वो एक्सचेंज क्यों करना है या वो एक्सचेंज क्यों होता है, वो सारी वजूहात जो है ना हमने देखनी है। ठीक है, तो आगाज़ में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा। चैप्टर नंबर 9th क्लास बायोलॉजी, चैप्टर का नाम ट्रांसपोर्ट था। उसके अंदर आपने ट्रांसपोर्ट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखे कि ट्रांसपोर्ट से क्या मुराद है। ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि हमारे जिस्म के अंदर मटेरियल्स जो हैं वो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन या एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। इस अमल को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, चूंकि गैसियस एक्सचेंज के अंदर भी ट्रांसपोर्ट होनी है। ठीक है, इस वजह से मैंने यहाँ पर पहला जो आपका की पॉइंट है वो लिखा है ट्रांसपोर्ट के। इसमें हम ट्रांसपोर्ट देखेंगे कि किस तरह से गैसेस हमारे जिस्म में ट्रांसपोर्ट होती हैं और आगे उनका क्या अमल दखल है। अच्छा, दूसरी बात ये कि गैसेस एक्सचेंज, गैसों का तबादला, तो वो कौन सी गैसेस है जिनको आपने एक्सचेंज करना है। तो बेटा वो दो मेजर गैसेस हैं। वो गैसेस कौन कौन सी हैं जी? एक है ऑक्सीजन और दूसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो गैसेस हैं जिनको आपने यहाँ पर एक्सचेंज करना है। ठीक है, अच्छा अब गैसेस भी देख ली। अब ये गैसेस एक्सचेंज हमने कहाँ कहाँ पर पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर? तो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, हम पौधों में गैसेस एक्सचेंज देखेंगे। फिर हम देखेंगे गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। अब गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स के अंदर आपकी बॉडी में एग्जांपल दी गई है ह्यूमंस की। तो इंशाल्लाह ताला हम ह्यूमंस के अंदर गैसेस एक्सचेंज देखेंगे कि इंसानों के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है वो किस तरह से होता है और क्यों होता है। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स आपने देखने हैं क्योंकि हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। मेजर टॉपिक्स गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ये भी बोर्ड का बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। और दूसरा जी गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स, जिसमें ह्यूमंस की एग्जांपल है कि हम देखेंगे इंसान के अंदर जो गैसेस एक्सचेंज है वो किस तरह से होता है। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया गैस एक्सचेंज होना है, गैसों का तबादला होना है। ठीक है, ये भी देख लिया कौन सी गैसेस होनी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब मेन कॉन्सेप्ट, मेन सवाल जो आपके अंदर जहन के अंदर है वो ये है कि बताइए गैसेस एक्सचेंज होना क्यों है, क्या वजह है कि गैसेस एक्सचेंज होना है। तो उसकी सबसे अहम वजह बेटा रेस्पिरेशन है। तो आपने यहाँ पर अब देखना है रेस्पिरेशन को। अब रेस्पिरेशन समझेंगे, यही आज का हमारा कॉन्सेप्ट है, आज हमने इसी को ही कवर करना है। तो अगर आप ये चीज़ समझ लोगे तो आप समझिएगा कि आपको समझ आ जाएगी कि ये गैसेस एक्सचेंज क्यों हो रहा है और ये दोनों गैसेस एक्सचेंज किस वजह से हो रही है। तो रेस्पिरेशन, जिसको आप सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हो, 10th क्लास मैट्रिक की बुक पहला चैप्टर, पहला पेज और पहला ही शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आता होता है डिफाइन सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन, एक ही बात है। तो क्या होती है जी रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें खुराक में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं इनको तोड़ा जाता है। ठीक है,
और जब वो बॉन्ड्स टूटते हैं तो आपको पता है कि उन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। खुराक के अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स, उनमें एनर्जी स्टोर होती है। और जब वो बॉन्ड्स टूटते हैं तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, और ये वही एनर्जी है जो हम अपने जिस्म में इस्तेमाल करते हैं हमारे जिस्म के अंदर। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जिस्म को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें मिलती है जो खुराक के अंदर से। और वो खुराक के अंदर से एनर्जी जिस प्रोसेस के जरिए मिल रही है, दैट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल जिसमें खुराक में मौजूद कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं ये तो टूटेंगे, और यहाँ से एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, और उसी एनर्जी को आपके जिस्म में स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के बारे में आप पढ़ चुके हो 9th क्लास के अंदर कि एटीपी को हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं सेल एनर्जी करेंसी। ये सेल की एनर्जी करेंसी है, यानी सेल के अंदर जो एनर्जी है, बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो एटीपी की शक्ल में स्टोर होती है। तो इसलिए एटीपी को सेल एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको डिटेल में देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होती है। मैं आपको इक्वेशन के जरिए भी बताता हूँ। पहले हम टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो रेस्पिरेशन की जी 2 टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। इनमें क्या फ़र्क है? कोई स्लाइड फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर जो रेस्पिरेशन का अमल है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, अगर रेस्पिरेशन जो है वो हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ऐसी रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। आसान सी डेफिनेशन कि इफ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर रेस्पिरेशन का जो अमल है वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है, एब्सेंस में होता है, तो ऐसी रेस्पिरेशन को हम क्या नाम देते हैं? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो सिंपल डेफिनेशंस हैं। क्या डेफिनेशन देखी आपने कि एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होगी। ठीक हो गया। और जो आपने देखी एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होगी। ठीक हो गया, ये इनमें फर्क है। और जो ऑर्गेनिजम्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको हम एनएरोब्स कहते हैं। वो भी हम इंशाल्लाह आगे आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे कि एनएरोब्स जो हैं वो क्या होते हैं और वो क्यों एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। बहरहाल हमारा जो इस चैप्टर के अंदर मेन फोकस है वो रहेगी एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो एरोबिक होती है। क्योंकि हमने यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स भी देखना है, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स भी देखना है। तो याद रखिएगा, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, मेजर उनमें जो रेस्पिरेशन है वो कौन सी होती है? एनारोबिक। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कह लीजिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कह लीजिए, उनके अंदर होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, उनको हम एनारोब्स कहते हैं। वो एक एक्सेप्शनल केस है। जो मेजर प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके अंदर जो रेस्पिरेशन है वो कौन सी होगी? एरोबिक वाली होगी। तो हमने यहाँ पर देखना है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखें एरोबिक रेस्पिरेशन किसकी मौजूदगी में हो रही है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। इस वजह से इन दोनों गैसेज में ऑक्सीजन जो है ये यूटिलाइज होगी एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी इक्वेशन कि एरोबिक रेस्पिरेशन किस तरह से होगी और उसको हमने कैसे अब समझना है। तो ठीक है, तो उसको समझने के लिए आप आइए ज़रा एग्जांपल की तरफ। ये डेफिनेशन बुक में भी लिखी हुई है, अगर आप बुक से याद करना चाह रहे हो वहाँ से कर लें, नहीं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से याद कर लें, जहाँ से आपको आसानी है आप ये डेफिनेशन याद कर सकते हो। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि जो रेस्पिरेशन है वो होती क्या असल में। तो हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन में खुराक में मौजूद कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स टूटते हैं। तो खुराक मोस्ट कॉमन जो हम लेते हैं, खुराक का नुमाइंदा जो प्लांट्स में बनता है, प्लांट्स उसको बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, उसको बेटा हम नाम देते हैं ग्लूकोज। ठीक है, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम पढ़ते हैं वो क्या होता है? C6H12O6। लीजिए, अब ये आ गया ग्लूकोज। ये फर्ज कीजिए फूड का, ऑर्गेनिक फूड का कंपोनेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें आपको पता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड्स मौजूद हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्योंकि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपने इस्तेमाल करनी है। और जब ऑक्सीजन इसमें यूटिलाइज होगी, ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है इसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे और यहाँ से रिलीज होगी एनर्जी। अब बेटा ये वही एनर्जी है जो आपके जिस्म के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये वही एनर्जी है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से रिलीज होगा वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट और यहाँ से रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड। लीजिए आगे दूसरी गैस भी जो हमने यहाँ पे देखी थी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड।
अब आपने जो चीज़ नोट की है वो क्या की है, ज़रा गौर से देखें कि रेस्पिरेशन के अमल में आपने ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया और आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हुई है, रिलीज हुई है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रही है वो किसकी मौजूदगी में हो रही है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, रेस्पिरेशन नहीं होगी, रेस्पिरेशन नहीं होगी तो हमारे जिस्म के अंदर जो एनर्जी है वो कम होगी। एनर्जी कम होगी तो आपको पता है कि फिर जिस्म के अंदर होने वाले तमाम अवामिल जो है वो एनर्जी की मौजूदगी में होते हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगे सारे। ठीक है, इस वजह से हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसलिए सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। और यहाँ से कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम पॉइजनस गैस तो नहीं कह सकते, लेकिन जब ये हमारे जिस्म में एक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठी हो जाए, तो ये खतरनाक साबित हो सकती है। इस वजह से फिर इसको जिस्म से हमने क्या करना होता है, निकालना होता है। यही वो चीज़ थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि गैसेस एक्सचेंज का मतलब, देखिए गैसेस एक्सचेंज का मतलब ये है कि जब आप हवा को जिस्म के अंदर लेकर आओगे तो आप उसमें इनहेल करोगे ऑक्सीजन, यानी जब हवा आप इनहेल करोगे तो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होगी, ऑक्सीजन की। और जब वही हवा आप जिस्म से खारिज करोगे, एक्सहेल करोगे, तो उसमें आप कौन सी गैस को रिलीज करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो होगा कि आपके जिस्म के अंदर क्या गैसेस एक्सचेंज होगा, आपके जिस्म में गैसेस एक्सचेंज ऐसे होगा कि आप हवा को इनटेक करोगे, एक्सहेल करोगे, वो आपके लंग्स में जाएगी, लंग्स में गैसों का तबादला होगा। कैसे होगा कि ब्लड के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हवा में शामिल कर दिया जाएगा और हवा के अंदर से ऑक्सीजन को ब्लड में शामिल कर दिया जाएगा। हवा कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बाहर आ जाएगी और जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के जरिए पूरी बॉडी में पहुंच जाएगी जहाँ पर रेस्पिरेशन होनी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी बॉडी में गैसेस एक्सचेंज होता है। मिसाल के तौर पर जब आप हवा को इनहेल करते हो तो जो इनहेल्ड एयर होती है उसके अंदर राउंड अबाउट 21% तक ऑक्सीजन मौजूद होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है वो 21% तक होती है और उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन है वो 0.03% होती है। कई बुक्स में 0.4% भी आती है कंसनट्रेशन, तो राउंड अबाउट 0.03 या 0.4% तक मौजूद है। अब ये वो एयर है जो इनहेल्ड है, जो आपके जिस्म में जाएगी। अब जब ये हवा आपके जिस्म में जाएगी तो गैसेस एक्सचेंज होगा। उसके बाद जब हवा को जिस्म से खारिज करेंगे तो उस हवा को हम क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे एक्सहेल्ड एयर। उसको हम एक्सहेल करेंगे तो एक्सहेल्ड एयर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है, जब आपने इनहेल की थी तो कितनी थी, 21%, लेकिन जब आप इसको एक्सहेल करोगे तो ये क्वांटिटी राउंड अबाउट 16% तक आ जाएगी। तो देखिए 21 से 16%, क्या मतलब है, मतलब ये है कि ये ऑक्सीजन आपके जिस्म में यूटिलाइज हुई है। और कहाँ यूटिलाइज हुई है वो हमने डिटेल में देख लिया है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो 16% है और जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है एक्सहेल्ड एयर के अंदर वो 0.03% से बेटा चली जाएगी 4% तक। तो यहाँ से ये वाज़ेह इंडिकेशन है कि 0.03 से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल्ड एयर के अंदर कितनी है, ये 4%। मतलब कि आपके जिस्म के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी रेस्पिरेशन में उसको आपने खारिज किया है। तो ये वो गैसेस की कंसंट्रेशन है जो कि मेंटेन होती है आपकी बॉडी के अंदर। इस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है। वो कैसे होता है, लंग्स में कहाँ पर होता है, एल्वोलाई में, वो अब हमने इस चैप्टर के अंदर डिटेल में देखना है और इंशाअल्लाह ताला सारे कॉन्सेप्ट से आपको आगाह करना है। उसके बाद आखिरी बात जो कि हम यहाँ पर करेंगे वो यही है कि जो गैसेस एक्सचेंज है वो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर होता है। तो बेटा ये एक ना एग्जांपल है इक्विलिब्रियम की, ये जनरल नॉलेज पे बता रहा हूँ, ये बात आपने केमिस्ट्री में पढ़नी है। तो इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम जो है वो कायम करना है, क्योंकि हवा के अंदर आपने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना है। क्योंकि आपको पता है कि हवा के अंदर ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो अराउंड अबाउट 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% होती है। तो अब इन दोनों गैसेस को आपने मेंटेन भी तो करना है। तो होता ऐसे है कि जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को पहले यूटिलाइज करते हैं किसके अंदर, रेस्पिरेशन में, और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं। उसके बाद जो एनिमल्स हैं वो उसी ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। क्योंकि आपको पता है प्लांट के अंदर होती है फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में होता है। यानी एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उनको यूटिलाइज करते हैं एनिमल्स। तो इस वजह से इन नेचर के अंदर एक इक्विलिब्रियम कायम हो जाता है कि एनिमल्स उन्हें देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और प्लांट्स बदले में एनिमल्स को देते हैं
ऑक्सीजन, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है वो देते हैं। तो नेचर के अंदर इन दोनों गैसेस का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है, दोनों गैसेस कंसंट्रेशन इनकी बराबर रहती है। तो ये था जी बेटा आज का लेक्चर। इसके अंदर हमने पहले चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन देखा है, और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बुक से हट के थोड़ी सी बातें बताई हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन याद करनी है क्या होती है, रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक क्या होती है, एनारोबिक क्या होती है, इनकी डेफिनेशन याद करनी है। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन किस तरह से होती है वो सारा हमने यहाँ पे डिटेल में देखा है, तो आपने यहाँ पे डेफिनेशन याद करनी है। अब इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला इसमें देखेंगे कि जो गैसेस एक्सचेंज है वो क्या होता है, ब्रीदिंग से क्या मुराद है, और फिर आगे हमारा मेजर टॉपिक शुरू हो जाएगा गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो देखिएगा लेक्चर एंड तक और सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हम लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।